नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के सफर पर नजर डालने वाले हैं जिनके बारे में काफी कुछ कहा सुना गया है। बराक ओबामा। जी। हमारे पास जोएन एफ प्राइस की लिखी उनकी जीवनी के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन पन्नों से उन अनुभवों और मोड़ों को समझें जिन्होंने बराक ओबामा को वो बनाया जो वो बने। हाँ, ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि एक गहरी समझ बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल। मकसद ये है कि हम उनके पारिवारिक इतिहास की परतों को खोलें, उनकी शुरुआती साल, शिक्षा, शिकागो में वो जो सामुदायिक कार्यकर्ता के तौर पर उनका काम था, हाँ, और फिर राजनीतिक सफर के उन अहम पड़ावों को देखें जिन्होंने आखिरकार उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ तक पहुंचाया। एक तरह से उनके बनने की कहानी है, जैसा कि इन स्रोतों में दर्ज है। और ये सफर वाकई दिलचस्प है। जैसे ये बात कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष बनने से बहुत पहले वो शिकागो की सड़कों पर लोगों को संगठित कर रहे थे। जी हाँ, और अपनी जड़ों को समझने के लिए उन्हें क्यानिया तक जाना पड़ा। चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद उस केनिया यात्रा से। हाँ, वो एक 1988 की यात्रा एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। मुझे लगता है हार्वर्ड लॉ स्कूल जाने से ठीक पहले उन्होंने ये यात्रा की अच्छा। और इसे वो एक तीर्थ यात्रा मानते थे। ये सिर्फ घूमने जाना नहीं था, बल्कि अपने पिता की अनुपस्थिति और अपनी मिश्रित विरासत, केन्याई पिता अमेरिकी माँ से उपजे अंदरूनी सवालों से जूझने का एक तरीका था। उन्हें अपनी कहानी के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की जरूरत महसूस हो रही थी। और उन टुकड़ों में एक अहम हिस्सा थे उनके दादा हुसैन ओन्यांगो ओबामा। जीवनी में उन्हें एक मजबूत, यहाँ तक कि कुछ हद तक डराने वाला व्यक्तित्व, द टेरर, कहा गया है। हाँ, द टेरर। ब्रिटिशों के लिए रसोइये रहे, किसान बने, अपना एक अहाता बनाया जिसे होम स्क्वायर्ड कहते थे। ब्रिटिश हिरासत का अनुभव भी था उन्हें। ये द टेरर वाला नाम कैसे पड़ा होगा, कुछ अंदाजा है? ये शायद उनके सख्त अनुशासन और मिजाज की वजह से पड़ा होगा। लेकिन उनकी पत्नी सारा ओन्यांगो ओबामा, जिन्हें ओबामा ग्रैनी कहते थे, उनकी कहानियों से एक ज्यादा जटिल तस्वीर उभरती है। अच्छा। ओन्यांगो पारंपरिक थे, लेकिन साथ ही आधुनिक खेती और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी रखते थे। ब्रिटिशों के लिए काम करने के बावजूद अफ्रीकी पहचान और शक्ति को लेकर उनके अपने विचार थे। होम स्क्वायर्ड सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनकी बनाई हुई एक दुनिया थी जहां उनका नियंत्रण था एक तरह से। और फिर उनके बेटे यानी ओबामा के पिता बराक ओबामा सीनियर, कहानी कहती है कि वो बेहद होशियार थे, लेकिन थोड़े शरारती भी। हाँ, बिल्कुल। मिशन स्कूल से निकाले गए, अपने पिता से भी नहीं बनी। केजिया से पहली शादी हुई, बच्चे हुए, रॉय और ओमा। फिर अमेरिकी शिक्षकों से मिलना उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कैसे? हाँ, उन्हीं शिक्षकों की मदद से उन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम पूरा किया और आखिरकार हवाई विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप हासिल की। अरे वाह! वो उस यूनिवर्सिटी के पहले अफ्रीकी छात्र थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि थी, न सिर्फ उनके लिए, बल्कि शायद केन्या में भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी होगी। हालांकि उनका जीवन भी काफी जटिलताओं से भरा रहा। ये बात तो है। अच्छा, ओबामा के लिए अपने दादाजी की पुरानी डोमेस्टिक सर्वेंट पॉकेट रजिस्टर और पिता के यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म्स को खोजना वो कितना भावनात्मक रहा होगा, जैसे इतिहास के पन्नों से सीधे जुड़ जाना। बिल्कुल। ये दस्तावेज सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उनकी विरासत के भौतिक सबूत थे। खासकर पिता की अनुपस्थिति में ये चीजें उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी कहानी के उस हिस्से से जोड़ रही थी जिसे वो पूरी तरह जानते नहीं थे। सही कहा। अच्छा, सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। माँ का परिवार, नाना नानी, स्टैनली डनहम, ग्रैम्पी और मैडलिन डनहम, टूट्स। इनकी दुनिया तो केन्या से बहुत अलग थी, कैंसस वाली। हाँ, बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि। महामंदी के दौर में पले बढ़े, जहां मेहनत और सम्मान की बहुत कीमत थी। स्टैनली का जीवन तो काफी घुमावदार रहा। स्कूल छोड़ना, रेल की पटरियों पर भटकना, सेना में जाना। हाँ, मैंने पढ़ा। फिर जीआई बिल से पढ़ाई और आखिरकार फर्नीचर बेचना। ये उस पीढ़ी के संघर्ष और अवसरों की कहानी कहता है एक तरह से। और नानी मैडलिन, एक शिक्षक की बेटी जिन्होंने युद्ध के दौरान बॉम्बर प्लेन बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया। जी हाँ, और बाद में बैंक में ऊंचे पद तक पहुंची। कमाल है। और इन दोनों का अपनी बेटी एन के एक अफ्रीकी छात्र बराक सीनियर्स से शादी के फैसले का समर्थन करना उस समय के अमेरिका में वाकई एक, कह सकते हैं, प्रगतिशील कदम था। निश्चित रूप से। और फिर जब युवा बराक यानी बैरी उनके पास हवाई में रहने आए,
तो नाना नानी ने उनके पालन पोषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, सुना है स्टैनली का अपने पोते से खास लगाव था। जी। ये दो अलग-अलग दुनियाओं का मिलन था जिसने बैरी के शुरुआती जीवन को आकार दिया। तो बैरी की माँ एन और पिता बराक सीनियर की मुलाकात हवाई विश्वविद्यालय में हुई। शादी भी हुई, सीनियर के पिता के विरोध के बावजूद। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं चला। हाँ, बराक सीनियर हार्वर्ड चले गए और एन और 2 साल के बैरी हवाई में रह गए। पिता की ये अनुपस्थिति बैरी के जीवन पर एक स्थायी छाप छोड़ने वाली थी। उन्होंने अपने मन में पिता की एक आदर्श छवि गढ़ ली थी, ऐसा लगता है। बाद में जब उन्हें एक पुराना अखबार मिला जिसमें पिता के ग्रेजुएशन का जिक्र था पर माँ और उनका नहीं, तो शायद उस आदर्श छवि पर पहली चोट लगी होगी। फिर एन की दूसरी शादी हुई लोलो सुयोत्रो से। जी। और 6 साल के बैरी जकार्ता इंडोनेशिया चले गए। ये उनके लिए एक और बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। जकार्ता में जीवन आसान नहीं था। अकेलापन, एक नई भाषा और संस्कृति और उस समय की राजनीतिक अस्थिरता। उनके सौतेले पिता लोलो में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। अच्छा। लेकिन एन डटी रहीं। वो बैरी को सुबह 4 बजे उठाकर अंग्रेजी पढ़ाती थीं, उन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकारों और उनकी मिली-जुली विरासत के बारे में बताती थीं। सुबह 4 बजे? जी। यहीं उनकी बहन माया का भी जन्म हुआ। इन सब के बीच बैरी का खुद को अलग-थलग महसूस करना स्वाभाविक था। इसीलिए शायद 10 साल की उम्र में एन ने उन्हें बेहतर अमेरिकी शिक्षा के लिए वापस हवाई नाना नानी के पास भेज दिया। हाँ, लगता तो यही है। हवाई वापसी पर उनका दाखिला पुनाहो अकेडमी जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में हुआ। काफी नामी स्कूल है। जी। ये शिक्षा के लिहाज से तो अच्छा था, लेकिन यहीं उन्हें नस्लवाद का सीधा अनुभव भी हुआ। स्कूल में मजाक, पड़ोसियों का डर, टेनिस प्रो की टिप्पणी, यहाँ तक कि बास्केटबॉल कोच का नस्ली ताना, ये सब अनुभव उनकी पहचान के संकट को और गहरा कर रहे थे। वो श्वेत लोग यानी उनके प्यारे नाना नानी और माँ और अपनी अश्वेत पहचान के बीच खुद को कहाँ रखे, ये समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल। और इसी नाजुक मोड़ पर 10 साल की उम्र में उनके पिता उनसे मिलने हवाई आए। ये मुलाकात कैसी रही, कुछ पता है? शुरुआत में तो बहुत उत्साह था। ऐसा जीवनी में लिखा है, वो पिता जिनसे वो अब तक सिर्फ कहानियों में मिले थे, वो सामने थे। पिता ने उन्हें लकड़ी की अफ्रीकी मूर्तियां दी। लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। बराक सीनियर का व्यक्तित्व हावी होने वाला था, बहसें होती थीं। जीवनी बताती है कि बैरी उस 1 महीने की यात्रा के खत्म होने का इंतजार करने लगे थे। ओहो। ये शायद उस आदर्श छवि के टूटने का अनुभव था। हाँ, हो सकता है। किशोरावस्था में ये पहचान का संघर्ष और बढ़ गया। जीवनी में ड्रग्स और शराब के इस्तेमाल, पढ़ाई में गिरावट का भी जिक्र है। हाँ। माँ एन की चिंता समझी जा सकती है। फिर लॉस एंजलिस के ऑक्सीडेंटल कॉलेज जाने का फैसला। हाँ, और हवाई छोड़ने से पहले वो बुजुर्ग कवि फ्रैंक की सलाह कि कॉलेज सिर्फ नौकरी की ट्रेनिंग नहीं, आंखें खुली रखने और सीखने की जगह है, शायद उनके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। सही बात है। ऑक्सीडेंटल कॉलेज 1979 में उन्होंने अश्वेत छात्र समूह में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। पहचान की खोज जारी रही। अच्छा। दूसरे साल में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ विनिवेश की मांग करने वाली रैली में उनका पहला सार्वजनिक भाषण हुआ। पहला भाषण कैसा रहा? शुरुआत में घबराहट थी, फिर भीड़ से जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन भाषण के बाद फिर आत्मसंदेह ने घेर लिया। यहीं उनकी दोस्त रजीना ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि उन मुद्दों और लोगों के बारे में है जिनके लिए वो बोल रहे हैं। ये तो बड़ा सबक था। जी, ये शायद उनके भविष्य के लिए एक अहम सबक था। फिर 1981 में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क चले गए, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने। न्यूयॉर्क जैसे शहर का अनुभव कैसा रहा उनके लिए? न्यूयॉर्क ने उन्हें बड़े पैमाने पर अमीरी गरीबी का फर्क, नस्ल और वर्ग के विभाजन को करीब से दिखाया। ये उनके लिए गहन आत्ममंथन और पढ़ाई का दौर था। वो कहते हैं कि वो एक भिक्षु की तरह जी रहे थे, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक भिक्षु की तरह? हाँ, बहुत फोकस होके पढ़ रहे थे। इसी दौरान कीनिया में उनके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ओह, इस खबर का उन पे क्या असर हुआ? जीवनी के अनुसार उन्हें कोई गहरा सदमा या दर्द तुरंत महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक खोए हुए अवसर का एहसास हुआ। वो पिता जिनसे वो कभी ठीक से मिल नहीं पाए, जिनकी छवि उनके लिए हमेशा एक पहेली रही, अब वो हमेशा के लिए चले गए थे। ये शायद उनके अंदर पिता और अपनी जड़ों को समझने की इच्छा को और प्रबल कर गया।
और शायद इसी इच्छा ने उन्हें 1983 में ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत ही अलग रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया, समुदाय आयोजक मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बनने का। हाँ। ये फैसला तो उनके दोस्तों को भी अजीब लगा होगा। उस समय कौन बनता था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर? हाँ, ये उस समय के हिसाब से कोई पारंपरिक करियर पथ नहीं था। उन्हें शुरुआत में नौकरी ढूंढने में भी काफी संघर्ष करना पड़ा। कुछ समय एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन के लिए भी लिखा। अच्छा। इसी बीच उनकी सौतेली बहन ओमा से दोबारा संपर्क हुआ, जो एक सकारात्मक बात थी। लेकिन तभी उनके एक और सौतेले भाई डेविड की दुखद मृत्यु की खबर आई। ये व्यक्तिगत उतार चढ़ाव शायद उनके दूसरों की मदद करने के इरादे को और पक्का कर रहे थे। आखिरकार शिकागो में गेराल्ड फिट्जपैट्रिक और फिर मार्टी कॉफमन के जरिए डेवलपिंग कम्युनिटीज प्रोजेक्ट DCP में नौकरी मिली। जी। वेतन बहुत कम था, $10,000 सालाना प्लस $2,000 कार भत्ता। हाँ, काफी कम। ये वो समय था जब हेरल्ड वॉशिंगटन शिकागो के पहले अश्वेत मेयर बने थे। शहर में एक नई उम्मीद और ऊर्जा थी। लेकिन ये सामुदायिक आयोजन होता क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, सामुदायिक आयोजन का मतलब है लोगों को इकट्ठा करना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें अपनी बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। इसमें सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, आपको लोगों का स्वार्थ समझना होता है। यानी वो क्या चीज है जो उन्हें सच में प्रेरित करती है, एक्शन लेने पर मजबूर करती है। आपको उनकी कहानियां धैर्य से सुननी पड़ती हैं, विश्वास बनाना पड़ता है। काफी मेहनत का काम लगता है। हाँ, और फिर सामूहिक शक्ति का निर्माण करके व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश करनी होती है। ये बहुत धैर्य और लगन का काम है। ओबामा ने शिकागो के साउथ साइड जैसे चुनौतीपूर्ण इलाके में 3 साल बिताए। वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, बेरोजगारी थी। जी। उन्हें अल्टगेट गार्डन्स में एस्बेस्टस हटाने और जॉब ट्रेनिंग सेंटर यानी मेट केंद्र स्थापित करवाने जैसी सफलताएं मिली, लेकिन कई बार निराशा भी हाथ लगी होगी। निश्चित रूप से। लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने की कला सीखी। सुनना, रणनीति बनाना, अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाना, उनकी कहानियों को बड़े मुद्दों से जोड़ना। अच्छा। ये अनुभव उनके भविष्य के राजनीतिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। इसी दौरान उनकी बहन ओमा उनसे मिलने शिकागो आईं। इस मुलाकात ने पिता की छवि को और मानवीय बनाया और केन्या जाने की उनकी इच्छा को ठोस रूप दिया। शिकागो में उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन वो बेचैन भी थे ऐसा लगता है। उन्हें लगा कि बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए उन्हें और ज्यादा ज्ञान और शायद अलग तरह के औजारों की जरूरत है। हाँ। और इसीलिए उन्होंने 1988 में हार्वर्ड लॉ स्कूल जाने का फैसला किया। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, हार्वर्ड जाने से ठीक पहले वो केन्या गए। हाँ, वो तीर्थ यात्रा। जी, ये यात्रा उनके लिए बहुत अहम थी। वहां वो अपने बड़े परिवार से मिले, ओमा, जैतूनी, केजिया, जैन और कई रिश्तेदार। ओबामा नाम की गूंज ने उन्हें अपनेपन का एहसास कराया, लेकिन साथ ही एक अमेरिकी रिश्तेदार होने के नाते लोगों की उम्मीदों का बोझ भी था। और सबसे अहम पड़ाव शायद एलेगो गांव की यात्रा रही होगी, उनके दादाजी का होम स्क्वाड। वहां अपनी दादी ग्रैनी से मिलना, उनकी कहानियां सुनना। हाँ, और फिर अपने दादाजी और पिता की कब्रों पर जाना। पिता की कब्र उस समय तक बिना किसी निशान की थी। ओह, ये कैसा अनुभव रहा होगा उनके लिए? जीवनी के मुताबिक ये उनके लिए एक चक्र पूरा होने जैसा था। अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी पहचान के बिखरे टुकड़ों को समेटने जैसा। उन्होंने अपने अंदर के संघर्षों को अपनी पारिवारिक विरासत के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा। ये यात्रा शायद उन्हें हार्वर्ड की दुनिया के लिए तैयार कर रही थी, एक ज्यादा मुकम्मल पहचान के साथ। हार्वर्ड लॉ स्कूल 1988-1991 में वो अपनी क्लास के बाकी छात्रों से थोड़े बड़े थे। शुरुआत में शायद थोड़ा अकेलापन भी महसूस हुआ होगा। हो सकता है। लेकिन पहले साल के बाद गर्मियों में शिकागो में एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप के दौरान उनकी मुलाकात मिशेल रॉबिन्सन से हुई। जी हाँ, और फिर आया 1990 का वो ऐतिहासिक पल जब उन्हें हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। जी, न सिर्फ इसलिए कि वो पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे, बल्कि इसलिए भी कि लॉ रिव्यू छात्र द्वारा संचालित सबसे प्रतिष्ठित कानूनी प्रकाशनों में से एक है। इस चुनाव ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस चुनाव ने शायद उन्हें परिसर की राजनीति का भी स्वाद चखाया होगा, खासकर वो सकारात्मक कार्रवाई मतलब अफर्मेटिव एक्शन जैसी बहसों का। बिल्कुल, उन्हें अलग अलग गुटों के बीच संतुलन साधना पड़ा।
यहीं उनकी व्यावहारिकता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता पहली बार बड़े मंच पर दिखी। अच्छा। इसी दौरान उन्हें अपनी पहली किताब ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर लिखने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। 1991 में उन्होंने सम्मान के साथ मैग्ना कम लाउडे ग्रेजुएशन किया। हार्वर्ड के बाद उनके पास कई आकर्षक नौकरियों के प्रस्ताव थे, लेकिन उन्होंने शिकागो लौटने का फैसला किया। क्यों, कोई खास वजह? शायद शिकागो के साथ उनका जुड़ाव गहरा हो चुका था। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग के दिन, वहाँ के लोग। हाँ, हो सकता है। उन्होंने वहाँ जे माइनर की नागरिक अधिकार फर्म में काम करना शुरू किया और साथ ही शिकागो विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून पढ़ाना भी। जी। और 1992 में उन्होंने मिशेल रॉबिन्सन से शादी की। मिशेल खुद साउथ साइड से थी, प्रिंसटन और हार्वर्ड लॉ ग्रेजुएट। जी। उनकी अपनी एक मजबूत पहचान थी। हाँ, कहते हैं मिशेल शुरुआत में ओबामा को लेकर थोड़ी सशंकित थी। हाँ, ऐसा जिक्र है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। वो एक मजबूत पार्टनरशिप बनी। शादी से पहले वो ओबामा के साथ केन्या भी गई थी, जो शायद उनके रिश्ते के लिए अहम रहा होगा। बाद में उनकी 2 बेटियां हुई, मालिया और साशा। अच्छा। 1992 में ही ओबामा ने प्रोजेक्ट वोट का नेतृत्व किया और हजारों नए अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं को पंजीकृत करवाया। जी, और उन्होंने ACORN बनाम एडगर मुकदमा जीतकर मोटर वोटर कानून को लागू करवाने में भी भूमिका निभाई। ये उनके राजनीतिक जीवन की तरफ बढ़ते कदम थे, साफ तौर पर। और 1996 में वो कदम औपचारिक हो गया जब वो इलिनॉय स्टेट सीनेट के लिए चुने गए। हाँ, शुरुआत में कुछ साथी सीनेटर उन्हें आईवी लीग से आया बाहरी मानते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक गंभीर, प्रगतिशील लेकिन साथ ही व्यावहारिक विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। व्यवहारिक कैसे? मतलब वो मुद्दों पर गहराई से काम करते थे और रिपब्लिकन के साथ मिलकर भी कानून पारित करवाने में सफल रहे। अच्छा, जैसे कि? नैतिकता सुधार, नस्लीय प्रोफाइलिंग रोकने के उपाय और मृत्यु दंड सुधार। जी, जिसमें पुलिस द्वारा पूछताछ की अनिवार्य वीडियो टेपिंग शामिल थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि विधायी काम में भी माहिर थे। सही कहा। लेकिन 2000 में उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए अनुभवी बॉबी रश के खिलाफ चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गए। हाँ, इस हार ने फिर से वही सवाल खड़ा किया, क्या वो पर्याप्त अश्वेत हैं? क्या वो जमीनी स्तर के मतदाताओं से जुड़ सकते हैं? जी, ये सवाल बार बार उठता रहा। ये हार जरूर चुभी होगी, लेकिन उन्होंने वापसी की। 2002 में उन्होंने अमेरिकी सीनेट के लिए दौड़ने का बड़ा फैसला लिया। मिशेल को मनाना और इतने बड़े चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने एक उदारवादी मंच बनाया, जिसमें इराक युद्ध का उनका शुरुआती विरोध एक अहम मुद्दा था। कई मजबूत उम्मीदवारों के बावजूद वो 2004 में 53% वोट के साथ डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने में कामयाब रहे। और फिर आया वो पल जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। 2004 का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, DNC भाषण। हाँ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन केरी ने उन्हें मुख्य भाषण देने के लिए चुना। हाँ, और ओबामा ने वो मौका पूरी तरह भुनाया। उन्होंने भाषण खुद लिखा और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सीधे दिल से दिया। उस भाषण का केंद्रीय संदेश था एकता। नो कोई लिबरल अमेरिका है, ना कंजर्वेटिव अमेरिका, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वाह, है ना? बिल्कुल, वही जुड़ाव, वही प्रेरणा। आम चुनाव में फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक रायन स्कैंडल के कारण हट गए और उनकी जगह मैरीलैंड से एलन कीस को लाया गया। हाँ, काफी अजीब स्थिति थी। ओबामा ने 70% वोटों से भारी जीत हासिल की। जी। जनवरी 2005 में जब वो अमेरिकी सीनेट पहुंचे तो वो अकेले अफ्रीकी अमेरिकन सीनेटर थे। उम्मीदें आसमान छू रही थीं। उन्होंने शुरुआत में दिग्गजों के मुद्दों और इलिनॉय से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया। विदेश संबंध समिति जैसी महत्वपूर्ण कमेटी में भी जगह बनाई। 2006 में उनकी दूसरी किताब आई, द ऑडेसिटी ऑफ होप। हाँ, ये भी बेस्ट सेलर बनी। जी, और इसने उनके राजनीतिक विचारों को ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने रखा। और फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलें तेज होने लगी। अक्टूबर 2006 में मीट द प्रेस पे दिए इंटरव्यू के बाद ये लगभग तय लगने लगा। लेकिन ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, जैसा आपने कहा। हाँ, अनुभव का सवाल बार बार उठाया जा रहा था। परिवार, खासकर छोटी बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये चिंता भी थी। मिशेल का समर्थन जरूरी था। हाँ। और वो मिला भी, कुछ शर्तों के साथ, जैसे ओबामा का धूम्रपान छोड़ना। अच्छा। आखिरकार जनवरी 2007 में खोज समिति बनी और 10 फरवरी 2007 को कड़ाके की ठंड में स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में हाँ,
लिंकन की याद दिलाने वाली पुरानी स्टेट कैपिटल की बिल्डिंग के सामने। हजारों की भीड़ के बीच उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनका संदेश स्पष्ट था, पीढ़ीगत बदलाव, आशा और वॉशिंगटन के काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत। उन्होंने अपनी अनुभवहीनता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के तौर पर पेश किया। दिलचस्प रणनीति। इराक युद्ध का विरोध उनके अभियान का केंद्रीय स्तंभ था। उन्होंने विदेश नीति पर 5 प्रमुख पहलकदमियों की भी बात की। नस्ल का मुद्दा फिर सामने आया। क्या वो एक पोस्ट रेशियल उम्मीदवार थे? उनकी तुलना जॉन एफ कैनेडी से होने लगी। युवा, करिश्माई अनुभव पर सवाल। हाँ, और एक अल्पसंख्यक समूह से आना, कैथोलिक बनाम अश्वेत, ये तुलना बार बार की गई। अभियान की शुरुआत तो धमाकेदार रही। 3 जनवरी 2008 को आयोवा कॉकस में अप्रत्याशित जीत। जी, इस जीत में युवा और स्वतंत्र मतदाताओं की बड़ी भूमिका थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद 8 जनवरी को न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में हिलेरी क्लिंटन से करीबी हार मिली। ओहो। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध यस वी कैन भाषण दिया। हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। इसके बाद दक्षिण कैरोलिना में 25 जनवरी को बड़ी जीत मिली, जहां अफ्रीकी अमेरिकी मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन मिला। सुपर ट्यूसडे 5 फरवरी को मुकाबला कांटे का रहा। फरवरी और मार्च में कई और राज्यों में जीत हासिल हुई, लेकिन लड़ाई लंबी खिंच रही थी। और चुनौतियां भी कम नहीं थीं। सुपर डेलीगेट्स का रुख साफ नहीं था। मिशिगन और फ्लोरिडा प्राइमरी के नतीजे विवादित थे। जी, और फिर आया रेवरेंड जेरेमिया राइट का विवाद। उनके पूर्व पादरी के भड़काऊ बयानों के टेप सामने आने से ओबामा के अभियान पर संकट आ गया। हाँ, वो तो काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। इस संकट से वो कैसे निपटे? उन्होंने 18 मार्च 2008 को फिलाडेल्फिया में नस्ल के मुद्दे पर एक बहुत ही सोचा समझा और साहसी भाषण दिया। उन्होंने राइट के बयानों की निंदा की, लेकिन साथ ही अमेरिका में नस्ल के जटिल इतिहास और गुस्से की जड़ों पर भी बात की। ये तो बड़ा जोखिम भरा कदम था। हाँ, लेकिन इसने विवाद को कुछ हद तक शांत करने और उनकी गंभीरता दिखाने में मदद की। ये दिखाता है कि वो मुश्किल मुद्दों से भागने की बजाय उनका सामना करने को तैयार थे। अप्रैल 2008 की शुरुआत तक, जब ये जीवनी अंश समाप्त होता है, मुकाबला अभी जारी था। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ओबामा की कहानी वाकई कई परतों वाली है। उनकी पहचान का संघर्ष, जो उनकी मिश्रित विरासत और पिता की अनुपस्थिति से शुरू हुआ, सामुदायिक आयोजक के तौर पर शिकागो में सीखा गया सबक, और फिर उनकी प्रेरणा देने वाली भाषा और व्यापारिक राजनीति का मिश्रण। हाँ, ये सब चीजें मिलकर उनके असाधारण राजनीतिक उदय की व्याख्या करती हैं। सामुदायिक आयोजन ने उन्हें सिखाया कि लोगों की कहानियों को कैसे सुना जाए और उन्हें बड़े लक्ष्यों के लिए कैसे जोड़ा जाए। हार्वर्ड ने उन्हें बौद्धिक ढांचा दिया। सही। और स्टेट सीनेट ने उन्हें दिखाया कि विधायी प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे विरोधी विचारों के बीच भी सहमति बनाई जा सकती है। इन सब के संगम ने उन्हें उस खास राजनीतिक क्षण के लिए तैयार किया। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या नेतृत्व के लिए पारंपरिक अनुभव ज्यादा मायने रखता है, या फिर एक व्यक्ति की अपनी कहानी, उसकी पृष्ठभूमि और लोगों से जुड़ने की उसकी क्षमता? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बराक ओबामा की कहानी शायद दिखाती है कि कभी-कभी एक अनूठी व्यक्तिगत यात्रा ही किसी को बड़े बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त बना देती है। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल।